जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लेक्चर को देखेंगे और ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है यूरोपियन पॉलिटिक्स पे, खास तौर पर पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड में। हुआ ये कि जो लास्ट लेक्चर में हम कोल्ड वॉर डिस्कस कर रहे थे उसका एंड हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, उसमें जो रिपब्लिकन्स बने वो उसमें जो है वो यूगोस्लाविया था। ठीक है। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज हमें दिखते हैं। इसी तरह ये यूक्रेन, इसी तरह ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इटालिया, ये सारे कंट्रीज, लिथुआनिया वगैरह, ये हमें बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, ये वाले कंट्रीज हमें नजर आते हैं। राइट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें यूरोपियन, खासतौर पर ईस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमें नजर आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफी चेंजिंग आई। हुआ ये कि जब कांग्रेस ऑफ वियना का जो हमने टाइम पीरियड देखा है उसके अंदर जो मैट्रोनिक सिस्टम है 1815 से 1848 तक, जिसके अंदर वो डिफरेंट रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को कर्टेल करता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई पीस है, वहां पर डिफरेंट नेशन थी। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर आप इस मैप पे देख रहे हैं, ये जितनी भी नीचे कंट्रीज हैं जो आज हमें नजर आती हैं, ये सारी कंट्रीज उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंडर थे, सिवाय इसके कि जो ऑटोमन एम्पायर के इस तरफ कुछ कंट्रीज थे। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्टर्न क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा द डाउनफॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, रेजिंग द क्वेश्चन on the Russian involvement in the European politics and the concerns of Austria-Hungary Empire, as well as the great powers from the like France and Britain. Over all these Eastern questions पढ़ा, उन सबको सामने रखते हुए अब हमने जैसे वर्ल्ड वॉर वन पढ़ी, फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो पीरियड था उसको देखा, पोस्ट सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, उसके बाद कोल्ड वॉर का पीरियड देखा, और अब यूरोपियन पॉलिटिक्स को उसी एंगल से हम उसी मैप को साथ लेके चल रहे हैं। तो एक मेजर इवेंट होता है, हुआ ये कि यूगोस्लाविया एक, ये समझ लें कि स्टेट है जो कि डिफरेंट नेशंस और एथनिसिटी के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसमें क्रोशियंस भी थे, बोस्नियंस भी थे, सर्बियंस भी थे, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानियंस, मोंटेनेग्रो, सेल्वोनिया और डिफरेंट नेशंस थी। हुआ ये कि ये जो यूगोस्लाविया है ये अंडर था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, कम्युनिज्म के अंडर था, यानी उसका अलायंस में था कोल्ड वॉर के। तो जब वो टूट गया तो यहां भी हमें क्रैक्स नजर आए विद इन दिस, क्योंकि इटसेल्फ जो इसका फादर था यूएसएसआर वही टूट गया, तो इसके अंदर भी जो डिफरेंट नेशन थी उसमें भी क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए। एक ये वजह बनी, दूसरी वजह यूगोस्लाविया का जो लीडर था कम्युनिस्ट, उसका नाम था टीटू, TITO, टीटू। ये 1980s के अंदर इसकी डेथ हुई। इसने ये सारा कंट्रोल किया हुआ था काफी साल से, जैसे मैट्रोनिच ने कंट्रोल किया हुआ था हब्सबर्ग एम्पायर। जैसे ही ये डेथ होती है टीटू की, तो ये फेडरेशन जो थी काइंड ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज और नेशनल, वो हमें नजर आती है टूटती हुई। राइट आफ्टर द डेथ ऑफ टीटू इलेक्शंस होते हैं, कोल्ड वॉर का पीरियड एंड हो चुका है।
अमेरिका सुपर पावर के तौर पर नजर आता है और अब उसकी आइडियोलॉजी जो है वो वुन कर जाती है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। तो यूगोस्लाविया के अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। यूगोस्लाविया में आपकी मैप के सामने है कि डिफरेंट नेशंस थी, सेल्वोनिया, क्रोशिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, बोस्निया और मोंटेनिग्रो, यानी मेन तो ये 6 रिपब्लिक्स थी जिसने यूगोस्लाविया को बनाया हुआ है। यूगोस्लाविया मतलब कलेक्टिव फेडरेशन थी। ठीक, जैसे ही इलेक्शन हुए हैं तो दो तरह की हमें कंपेन्स, पॉलिटिकल कंपेन्स नजर आई आफ्टर द डेथ ऑफ, जस्ट अ मिनट, सो ये वाली जो एलिमेंट है इन डिफरेंट रिपब्लिक, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर दो तरह की आइडियोलॉजीज हमें नजर आ रही थी, एक एथनिक और एक नेशनलिस्टिक थी। यानी एक वो थे जो चाहते थे कि यूगोस्लाविया जैसे पहले था, तमाम कंट्रीज, तमाम नेशंस इकट्ठी थी, वैसे हो जाए। दूसरे थे नेशनलिस्टिक, जो चाहते थे अपनी अपनी नेशन को लेकर आजाद हो जाए। इलेक्शन हुए तो जो नेशनलिस्ट थे वो जीत गए। Now that was a turning point in European politics, especially in Yugoslavia. इसको हम बाल्कन क्राइसिस 1990s कहते हैं। ये पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर हुआ। इसमें सबसे पहले जो सेल्वोनिया और क्रोशिया आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन और रेडिश कलर के अंदर, नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रिया के बिल्कुल साथ सेल्वेनिया और क्रोशिया, इन दोनों ने डिमांड स्टार्ट कर दी डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवॉल्विंग ऑफ पावर्स की बात करना स्टार्ट कर दी। जो सर्बिया था उसने रेजिस्ट किया कि हम इस तरह की कोई भी मूवमेंट को नहीं करेंगे। खैर सिल्वोनिया और क्रोशिया ने सिविल वॉर स्टार्ट हो गई सर्बियन आर्मी के खिलाफ, और 1991 के अंदर सिल्वोनिया अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। सिल्वोनियंस जो नेशन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। अब क्रोशिया रह गया। क्रोशिया 4 साल तक वॉर लड़ता रहा सिविल, और 1995 के अंदर जाकर ये भी आजाद हो गया। जब ये दोनों आजाद हुए तो बोस्निया हर्जिगोविना ने भी कहा कि हम भी यार अपनी अलग नेशन बनाएंगे, हम भी आजाद होंगे जैसे ये हुआ। उन्होंने भी रेफरेंडम करवाया। बोस्निया के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के नेशंस थी। एक थे मुस्लिम्स, बोस्नियन मुस्लिम्स थे, और क्रोशियंस थे। बोस्निया के अंदर मुस्लिम्स एंड क्रोशियंस 60% ये थे, और 30% सर्बियंस थे। जो 30% सर्बियंस थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेल्वोनिया और क्रोशिया ये आजाद हो गई, ये काफी है आपकी, यानी इसमें नहीं। उन्होंने रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो सेल्वोनिया और क्रोशिया के अंदर हुआ वही सिविल वॉर यहां पर स्टार्ट होगी। लेकिन यहां पर सिविल वॉर की नेचर कुछ और थी। यहां पर ये टर्न हो गई एथनिक से रिलीजियस वॉर के अंदर भी, जहां पर जिसमें सिविल वॉर इतनी ब्लडी हो गई कि थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स, बोस्नियन मुस्लिम्स को
स्लॉटर्ड कर दिया गया विद इन फ्यू डेज, और thousands, hundreds and thousands मुस्लिम वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया बाय द सर्बियन आर्मी। जब ये बहुत ज्यादा यानी कि मैसेकर्स और ये बहुत ज्यादा सिविल वॉर जो है ना वो वॉर क्राइम्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। वॉर क्राइम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे क्राइम्स जो ह्यूमन राइट्स की फंडामेंटल्स के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ की टर्म है। तो फिर फाइनली नेटो ने इंटरवीन किया अगेंस्ट द सर्बियंस एंड इन फेवर ऑफ बोस्निया हर्जिगोविना, और इस तरह बोस्निया हर्जिगोविना, सर्बिया और क्रोएशिया यानी कि ये काइंड ऑफ ये हमें आजाद होकर नजर आते हैं। ये डेट ऑन एग्रीमेंट था नेटो की मदद से ये हुआ, जिसमें ये हमें आजादी मिलती है। अब ये तीन हो गए, अब रह गए कोसोवो। कोसोवो जो है उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उन्होंने भी आजादी की जंग लड़ना स्टार्ट कर दी 1998 के अंदर। यहां पर जब सिविल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई कोसोवो और सर्बियंस के दरमियान, तो फिर नेटो ने इंटरवेन किया और नेटो ने कोसोवो का साथ दिया और सर्बियंस का साथ दिया रशिया ने। और इस तरह कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी लेटर ऑन 2008 के अंदर। और आज भी ये इशू चल रहा है कोसोवो मैसेडोनिया की, ये पिछले दिनों भी इशू चल रहा था फाइनली। ये बाल्कन क्राइसिस हमें नजर आता है उसी पीरियड के दौरान। इट वाज अ शॉर्ट क्राइसिस जो कि हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आपको पता हो। इसके बाद हम देखेंगे यूरोपीय यूनियन की हिस्ट्री और उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।